Hello everyone, welcome to Lit Summary World. This is Jyoti Chaudhary, and today we are going to continue our NCERT series of Class 6 Honeysuckle. तो आज हम इस बुक के लास्ट 4 चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे और उससे पहले की 2 वीडियोस में हम ऑलरेडी समरीज कर चुके हैं अप टू चैप्टर नंबर 6. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले आता है हमारा चैप्टर नंबर 7 जिसका नेम है फेयर प्ले. सो दिस इज अ स्टोरी अडेप्टेड फ्रॉम अ फेमस हिंदी राइटर. तो ये जो स्टोरी है एक फेमस हिंदी राइटर है प्रेमचंद की हम बात यहाँ पर कर रहे हैं. उनकी ही एक स्टोरी की अडेप्टेशन है इंग्लिश में. और इसमें हम देखेंगे कि 2 फ्रेंड्स की बात होती है, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी. करेक्टर्स बेस्ड क्वेश्चंस कई बार आते हैं तो आपको ये नेम्स याद रखने हैं कि कौन कौन से करेक्टर थे, कौन कौन जो है 2 फ्रेंड थे जिनकी लड़ाई होती है या फिर जो बहुत अच्छे फ्रेंड दोबारा बन जाते हैं. सो यू शुड नो द नेम्स जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी. तो अब हम इसमें देखेंगे कि इनकी फ्रेंडशिप जो है उनका टेस्ट होता है. सो लेट्स सी हाउ. Juman had an old aunt who transferred her property to him on the promise that he would look after her. तो जो जुम्मन है उनकी एक ओल्ड आंट है, वो अपनी सारी प्रॉपर्टी जो है जुम्मन के नाम कर देती हैं, लेकिन बदले में ये प्रॉमिस लेती हैं कि जुम्मन जो है हमेशा उनकी हेल्प करेगा, हमेशा उनका ध्यान रखेगा. ऐसा ही नॉर्मली होता भी है कि जो हमारे बड़े बूढ़े होते हैं वो अपनी प्रॉपर्टी जो है अपने बच्चों के नाम कर देते हैं और हमारा फिर ये फर्ज होता है कि हम उनका ध्यान रखें. तो सेम केस हम यहाँ पर देखते हैं. तो जुम्मन और जो उसकी वाइफ है शुरू में तो बहुत अच्छे से अपनी आंट के साथ रहते हैं, बहुत अच्छे से उन्हें ट्रीट करते हैं, लेकिन कुछ सालों के बाद जो है वो उनको निग्लेक्ट करना शुरू कर देते हैं. उनको वो खाना भी बहुत कम देते हैं, इंसल्ट करते हैं एंड ट्रीटिंग हर बैडली, और उनको बैडली ट्रीट भी करना शुरू कर देते हैं. अब जो आंट है वो कुछ सालों तक तो ये चीज सहती है, लेकिन फिर वो लास्ट में जुम्मन से कहती है कि आई वॉन्ट मंथली अलाउंस, कि मुझे मंथली अलाउंस चाहिए है, मंथली मुझे तुम पैसे देना शुरू करो और मैं अब अकेली रहना चाहती हूँ. इस बात पर जुम्मन को जो है बहुत ज्यादा गुस्सा आता है. वो गुस्से में मना कर देता है और कहता है कि तुम्हें अगर जाना है तो जाओ, लेकिन मैं तुम्हें कुछ भी नहीं देने वाला. नाउ अब नेक्स्ट क्या होता है. फीलिंग हेल्पलेस द ओल्ड आंट डिसाइडेड टू टेक द मैटर टू द विलेज पंचायत. अब जो आंट है वो सोचती है कि मैं इस मैटर को विलेज की पंचायत में लेकर जाऊंगी, वहीं से मुझे जो है इंसाफ मिलेगा, मुझे फेयर डिसीजन मिलेगा. शी वेंट अराउंड द विलेज अनाउंसिंग हर केस एंड मेनी विलेजेस गैदर फॉर द पंचायत. अब जो आंट है वो पूरे गांव में घूमती है और सबको बताती है कि उनके साथ क्या क्या हो रहा है. और अब इस मैटर पर जो है पंचायत इकट्ठी होती है. यू कैन सी इट इन द पिक्चर कि यहाँ पर पंचायत हो रही है. अलगू चौधरी वॉज नॉमिनेटेड एज द हेड पंच. अब अलगू चौधरी जो कि बहुत ही अच्छा फ्रेंड है जुम्मन का, उसको हेड पंच के लिए नॉमिनेट किया जाता है. वो जज बनता है वहां पर. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज उसकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है गांव में, प्लस वो एक लैंड ओनर है. द आंट प्रोटेस्टेड. जो आंट है वो प्रोटेस्ट करती हैं, वो बोलते हैं कि अगर अलगू हेड बनेगा तो वो तो ऑब्वियसली अपने फ्रेंड की ही साइड लेगा और यहाँ पर जो है डिसीजन बायस्ड मिलने वाला है, मेरी कोई भी नहीं सुनेगा. लेकिन जो दूसरे लोग होते हैं वो ट्रस्ट करते हैं अलगू को और वो बोलते हैं कि ये फेयर डिसीजन ही देगा. नाउ व्हाट हैपेंस आफ्टर हियरिंग बोथ साइड्स. अब अलगू जो है दोनों की बातें सुनता है और वो एक फेयर वर्डिक्ट देता है, वो फेयर डिसीजन देता है. जुम्मन हैड टू पे हिज आंट अ मंथली अलाउंस और द प्रॉपर्टी वुड गो बैक टू हर. अब जुम्मन को जो है मंथली अलाउंस अपनी आंट को देना पड़ेगा, नहीं तो उसकी सारी प्रॉपर्टी वापस उसकी आंट के पास चली जाएगी. अब इस बात से जुम्मन को बहुत बुरा लगता है. उसे लगता है कि उसके दोस्त ने उसे धोखा दिया है सिर्फ इसलिए कि उसने उसकी साइड नहीं ली. तो वो अब अपने दोस्त को अपना एनिमी समझने लगता है. देयर स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप ब्रोक एंड दे स्टॉप्ड स्पीकिंग. अब उनकी जो फ्रेंडशिप है वो टूट जाती है और वो दोनों एक दूसरे से बात करना भी बंद कर देते हैं. नाउ व्हाट हैपेंस लेटर अलगू सोल्ड अ बुल्लक. अब अलगू की बात आती है कि वो एक बुल्लक को बेचता है, एक ओक्स को, एक बैल को बेचता है टू अ मैन नेम्ड समझू साहू. अब समझू साहू एक अनदर कैरेक्टर, ये भी इंपॉर्टेंट है. अब इसको ये जो है अपना बैल बेचता है. यू कैन सी इट इन द पिक्चर हेयर. द बुल्लक वाज हेल्दी एट फर्स्ट बट डाइड आफ्टर अ मंथ ऑफ ओवरवर्क. अब शुरू में जब उसने इस बैल को बेचा था उस टाइम पर ये हेल्दी था, लेकिन 1 महीने के बाद उसकी डेथ हो जाती है क्योंकि जो ये समझू साहू है ये उससे बहुत ज्यादा काम करवाता है ओवरवर्क की वजह से. साहू रिफ्यूज टू पे द फुल प्राइस. अब जो है साहू ने अभी तक अलगू को पूरा प्राइस पे नहीं किया था, तो इस वजह से अब साहू उसको बाकी के पैसे देने से मना कर देता है. क्लेमिंग द एनिमल वाज यूजलेस व्हेन बॉट. अब वो कहता है कि जो तुम्हारा एनिमल था, जो तुम्हारा ओक्स था, वो यूजलेस था जब उसने उसे खरीदा था,
था एंड अलगू टुक द केस टू द पंचायत अगेन। अब अलगू जो है वो भी अपना केस जो है पंचायत में लेकर जाता है। अब देखिए ये तो फेयर सी बात है कि आपने अगर कोई चीज खरीदी है तो आप उसे वहीं पर देखेंगे वो कितना सही और कितना गलत है। 1 महीने के बाद अगर उसको कुछ हो जाता है तो वो जिम्मेवारी तो साहू की ही थी, लेकिन वो इस चीज से रिफ्यूज कर देता है। दिस टाइम समझू साहू नॉमिनेटेड जुम्मन एज द हेड पंच। अब जो समझू साहू है वो जुम्मन को हेड पंच के लिए नॉमिनेट करता है, क्योंकि उसे लगता है कि जो जुम्मन है वो अलगू का एनिमी है और वो उससे रिवेंज लेगा, बदला लेगा और वो फेयर डिसीजन नहीं देगा। बट वेन जुम्मन सेट इन द सीट ऑफ द पंच, लेकिन अब जब जुम्मन उसी जगह पर था जहां पर अलगू था, एक हेड पंच की जगह पर उसे अब डिसीजन लेना था, ही फेल्ट अ चेंज। उसे एकदम उसका चेंज ऑफ हार्ट होता है, उसे चेंज फील होता है अपने दिल में। ही रियलाइज द पंच मस्ट बी इम्पार्शियल। उसे रियलाइज होता है कि जो पंच है, जो जज है, उसे इम्पार्शियल होना चाहिए, उसे कोई भी पार्शियलिटी नहीं करनी चाहिए, बायस्ड डिसीजन नहीं देना चाहिए, लाइक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। कि वो एक तरीके से गॉड के रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हैं जब उन्हें कोई डिसीजन देना है या फिर वो जज हैं। एंड स्पीक ओनली द ट्रूथ, और उन्हें सिर्फ सच ही बोलना चाहिए। आफ्टर हियरिंग विटनेसेस, अब वो विटनेसेस की बात सुनता है जुम्मन। जुम्मन गेव अ जस्ट वर्डिक्ट। अब जुम्मन भी जो है एक फेयर वर्डिक्ट दे देता है। साहू हैड टू पे अलगू बिकॉज द बुलक वाज फाइन व्हेन सोल्ड। अब बोलता है कि साहू को जो है उसे पे तो करना पड़ेगा अलगू को, क्योंकि जिस टाइम पर बुलक को बेचा गया था उस टाइम पर वो बिल्कुल सही था। साहू वॉज एंग्री। अब साहू को गुस्सा आता है, बट अलगू वॉज हैप्पी एंड प्रेज्ड जुम्मन। लेकिन अलगू बहुत ही खुश होता है और वो जुम्मन को प्रेज भी करता है। जुम्मन रियलाइज्ड अलगू हैड बीन राइट अर्लियर टू। अब जुम्मन को भी रियलाइज होता है कि अलगू भी जो है अपनी जगह पर ठीक था जब उसने डिसीजन दिया था कि उसे अपनी आंट को मंथली अलाउंस देना पड़ेगा। द टू फ्रेंड्स हग्ड। अब वो दोनों हक करते हैं, फॉरगिव ईच अदर, और एक दूसरे को माफ कर देते हैं। एंड देयर फ्रेंडशिप बिकम स्ट्रॉन्गर देन बिफोर, और अब जो है उनकी फ्रेंडशिप पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। बहुत ही अच्छी स्टोरी थी, इजीली आपको याद भी हो जाएगी। नाउ मोरल क्या है स्टोरी का? ट्रू जस्टिस इज इम्पार्शियल। तो हमें यही सिखाया जा रहा है कि जो ट्रू जस्टिस होती है वो हमेशा इम्पार्शियल होती है। आप कभी भी बायस्ड नहीं हो सकते उसमें। नो वन शुड बी बायस्ड इवन फॉर फ्रेंड्स और फैमिली। चाहे वो आपकी फ्रेंड्स की बात हो या आपकी फैमिली की बात हो, जो सही है वो सही ही होता है। व्हेन वी आर इन अ पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब हम किसी ऐसी पोजीशन में आते हैं, वी मस्ट बी फेयर एंड ऑनेस्ट। हमें हमेशा फेयर होना चाहिए और ऑनेस्ट होना चाहिए। फेयर प्ले स्ट्रेंथन्स रिलेशनशिप इन द एंड, और इससे हम देखते हैं कि उनकी रिलेशनशिप भी जो है स्ट्रॉन्ग हो जाती है बाय द एंड ऑफ द चैप्टर। नाउ अ लिटिल इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, स्टार्टिंग में भी मैंने आपको बताया था, दिस स्टोरी इज एन अडेप्टेशन ऑफ पंच परमेश्वर। अब ये जो है मुंशी प्रेमचंद की स्टोरी लिखी हुई है पंच परमेश्वर, इसकी अडेप्टेशन हमारा ये वाला प्ले है, फेयर प्ले। Now let's move to the next chapter. It is chapter number 8, A Game of Chance. Every year during the Eid festival, a big fair came to Rashid's village. रशीद इसमें हमारा प्रोटेगनिस्ट है। ये कैरेक्टर आपको याद रखना है नेम इसका, कि ईद फेस्टिवल जब होता है तो हर साल उनके गांव में एक मेला लगता है। ट्रेड्समैन फ्रॉम फार अवे बॉट ऑल काइंड्स ऑफ गुड। अब जैसे हमारे ट्रेड फेयर होते हैं ऐसे ही यहाँ पर ये मेला लगता है कि दूर दूर से लोग आते हैं और अपनी शॉप्स लगाते हैं। वहां पर टॉयज होते हैं, स्वीट्स हैं, क्लोथ्स हैं, यूटेंसिल्स एंड मोर, बहुत कुछ होता है। द फेयर वॉज फुल ऑफ एक्साइटमेंट विद मैजिक शोज, स्नेक चार्मर्स एंड गेम्स। काफी कुछ उसमें होता है देखने को। रशीद वेंट टू द फेयर विद हिज अंकल एंड सर्वेंट बॉय नेम भैया। ये भी आपको याद रखना है कि रशीद जो है अपने अंकल के साथ प्लस उनका एक सर्वेंट होता है जिसको वो भैया बोलते हैं, उनके साथ वो इस मेले में जाता है। अंकल गेव रशीद सम मनी फॉर स्नेक्स बट फॉर स्नैक्स सॉरी, बट वार्नड हिम स्ट्रिक्टली। अब जो उसके अंकल हैं उसे कुछ पैसे देते हैं कि तुम कुछ खा पी लेना, स्नैक्स ले लेना, लेकिन उसे वार्निंग भी देते हैं कि डोंट बाय एनीथिंग और गो एनीवेयर अलोन, कि तुम्हें कुछ और खरीदना नहीं है और कहीं पर भी अकेले नहीं जाना है, क्योंकि उसके अंकल को अब अपने फ्रेंड से मिलने जाना था। द अंकल लेफ्ट विद हिज फ्रेंड्स। तो जो उसके अंकल है वो अब चले जाते हैं उसे पैसे देकर। अब क्या होता है? रशीद वॉन्डर्ड अराउंड द क्राउडेड फेयर। अब जो रशीद है वो मेले में यहाँ वहां घूम रहा है, काफी ज्यादा भीड़ है और वो सारी चीजें देख देख कर इंजॉय कर रहा है। सून ही रीच्ड अ शॉप कॉल्ड द लकी शॉप। इंपॉर्टेंट नेम आपको याद रखना है, शॉप का नाम था लकी शॉप। द शॉपकीपर वॉज लाउडली इन्वाइटिंग पीपल टू ट्राई देयर लक। अब जो शॉपकीपर है वो इस शॉप पर जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर लोगों को बुला रहा है कि आओ तुम भी अपना लक ट्राई करो, फॉर जस्ट 50 पैसे, और 50 पैसे ही आपको जो है पे करनी है। दे कुड पिक अ डिस्क एंड विन द प्राइज रिटर्न ऑन इट, कि वो एक डिस्क जो है वो जीत सकते हैं और उस पे जो भी लिखा हुआ है वो प्राइज उन्हें मिल जाएगा।
अब प्राइस में क्या क्या था? अ क्लॉक, अ शर्ट, अ comb, अ पेंसिल बॉक्स एंड अदर आइटम्स डिस्प्लेड ऑन द शेल्फ। मतलब कि कुछ अच्छी चीजें भी थी और कुछ बिल्कुल ही यूजलेस चीजें भी थी। एन ओल्ड मैन ट्राइड फर्स्ट एंड वन अ ब्यूटीफुल क्लॉक। अब एक ओल्ड मैन होता है, वो ट्राई करता है अपना लक और उसे एक ब्यूटीफुल सी क्लॉक मिल जाती है, वो जीत जाता है क्लॉक। देन अ बॉय ट्राइड 6 टाइम्स। और फिर एक लड़का और होता है, वो 6 बार ट्राई करता है और हर बार उसे कुछ ना कुछ प्राइज मिलते हैं। कभी उसे कॉम मिलता है, फाउंटेन पेन मिलता है, रिस्ट वॉच मिलती है, टेबल लैंप मिलता है हर बार। द क्राउड चीयर्ड। और जो लोग आसपास थे वो सब जो है चीयर करते हैं। एंड एवरीवन गॉट एक्साइटेड। और सभी एक्साइटेड हो जाते हैं, थिंकिंग इट वाज इजी टू विन। और सबको लगता है कि ये तो बहुत इजी है, कि वो ओल्ड मैन भी जीत गया और वो बच्चा भी बहुत कुछ जीत कर गया है। रशीद कुडंट रेजिस्ट। अब रशीद जो है वो अपने आप को रोक नहीं पाया। इसने क्या किया कि अपना लक ट्राई करने के चक्कर में उसने अपना सारा पैसा यहाँ पर खराब कर दिया, जो कि उसके अंकल उसे देकर गए थे। वो बार बार ट्राई करता रहा। द फर्स्ट टाइम ही गॉट 2 पेंसिल्स। पहली बार उसने सिर्फ 2 पेंसिल्स जीती। सेकंड टाइम में उसको एक कॉम मिला। देन अ बॉटल ऑफ इंक, अ स्मॉल मिरर। मतलब ऐसी यूजलेस चीप चीजें उसे मिल रही थी, बिल्कुल सस्ती सस्ती। और ये करते करते उसके सारे पैसे खराब हो जाते हैं। लेकिन उसे हर बार लग रहा था कि वो कुछ ना कुछ अच्छा प्राइज जीत जाएगा, जैसे कि वो जो ओल्ड मैन है वो जीत कर गया था। इन द एंड ही वन नथिंग वैल्यूएबल, जस्ट ट्रिंकल्ड वर्थ ऑलमोस्ट नथिंग। लेकिन लास्ट तक उसे कुछ भी नहीं मिलता है। फीलिंग सैड एंड अशेम्ड। अब रशीद को जो है बुरा भी लग रहा है और उसे थोड़ी सी शर्म भी आ रही है। रशीद सेट सैडली अंटिल अंकल रिटर्न। अब वो आराम से बैठा हुआ है क्योंकि उसके सारे पैसे तो खत्म हो गए हैं और वो अपने अंकल का वेट करता है। व्हेन अंकल आस्क्ड व्हाट हैपेंड, रशीद एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग। अब वो अपने अंकल को सब बताता है और उसके अंकल जो है वो स्माइल करते हैं और कहते हैं कि जो शॉपकीपर है वो बहुत ज्यादा क्लेवर है। ही हैड हिज फ्रेंड्स और हेल्पर्स प्रिटेंड टू बी कस्टमर्स। उसके जो फ्रेंड और हेल्पर्स हैं उसने उन्हीं को अपना कस्टमर बनाया, सिर्फ लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कि कैसे तुम इजीली यहाँ पर कुछ भी जीत सकते हो। लेकिन ऐसा सच में नहीं था, वो उनका लक नहीं था, इट वॉज जस्ट अ ट्रिक। वंस पीपल गॉट टेम्पटेड एंड स्टार्टेड प्लेइंग। और फिर लोगों को लगता है कि इजी है और वो भी प्ले करना शुरू कर देते हैं, जैसा कि रशीद ने भी किया। लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता है बजाय कि स्मॉल प्राइजेस के। और ये सब होता है सिर्फ जो इनोसेंट लोग होते हैं उनको ट्रिक करने के लिए। रशीद लर्न अ हार्ड लेसन दैट डे। अब रशीद ने भी उस दिन एक लेसन सीख लिया। गेम्स ऑफ चांस एट फेयर्स आर ओफन फिक्स्ड। कि जो ये गेम्स होते हैं मेले वगैरह में, ये सब फिक्स्ड होते हैं और हमें अपने बड़ों की बातें सुननी चाहिए और हमें कभी भी ग्रीडी नहीं होना चाहिए, लालची नहीं होना चाहिए। सो हेयर इट इज द एंड ऑफ द चैप्टर। और यहाँ हमें क्या ओरल मिलता है इस स्टोरी से? बी केयरफुल ऑफ ट्रिक्स एंड ग्रीड। की हमें हमेशा केयरफुल रहना चाहिए ट्रिक से या फिर लालच से, ग्रीड से। नॉट एवरीथिंग दैट लुक्स लाइक इजी लक इज फेयर। कि हमेशा जो चीजें आसान दिखती हैं वो हमेशा अच्छी नहीं होती है। मैनी गेम्स ऑफ चांस आर वेज टू चीट पीपल। कि काफी बार ऐसा होता है कि आपको चीट कर लिया जाता है। नाउ अबाउट द ऑथर, दिस चैप्टर डज नॉट हैव अ स्पेसिफिक नेम्ड ऑथर। तो इस चैप्टर का कोई हमारा ऐसा स्पेसिफिक ऑथर नहीं है। ये जो ओरिजिनल स्टोरी है वो अडेप्टेड है, एनसीईआरटी ने अपनी बुक्स में डाली है। Next chapter is chapter number 9, Desert Animals. Sorry, Desert Animals. This is an informative non-fiction chapter that explains how different animals survive in the extreme conditions of desert. अब हम इसमें ये देखेंगे कि कैसे जो है डेजर्ट में अलग अलग टाइप के एनिमल्स रहते हैं, वो कैसे अडेप्ट करते हैं ऐसे इन्वायरमेंट में, इतनी धूप में, इतनी हीट में। और कौन कौन से एनिमल्स जो है वहां पर रहते हैं, क्योंकि डेजर्ट में ज्यादा बारिश नहीं होती है। लाइक लेस देन 25%, 25 सेंटीमीटर पर ईयर। एक साल में 25 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है कई बार तो। डेज आर स्क्रॉचिंग हॉट, बहुत ज्यादा हॉट होते हैं। दिन नाइट्स आर फ्रीजिंग कोल्ड, और रात को बहुत ज्यादा ठंड होती है। एंड वाटर एंड फूड आर स्कार्स। और जो वाटर है या फिर जो खाना है वो बहुत ही कम होता है। डेजर्ट्स में लुक एम्प्टी एंड लाइफलेस। लेकिन जो डेजर्ट है वो हम देखते हैं तो हमें लगता है कि बिल्कुल खाली है, यहाँ पर कोई लाइफ है ही नहीं। बट मेनी स्मॉल एनिमल्स एंड बर्ड्स हैव अडेप्टेड वंडरफुली टू लिव देयर। लेकिन बहुत सारे बर्ड्स और एनिमल्स वहां पर रहते हैं और वो आराम से वहां पर रह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी बॉडी को अडेप्ट कर लिया है या फिर उनकी बॉडी को बनाया ही इस तरीके से गया है कि वो आराम से बिना किसी प्रॉब्लम के ऐसी जगह पर भी रह सकें। लार्जर एनिमल्स आर रेयर बिकॉज देयर इजंट इनफ फूड टू सपोर्ट बिग पॉपुलेशंस। कि बड़े एनिमल्स आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे, लेकिन छोटे छोटे रेप्टाइल्स हैं या फिर छोटे एनिमल्स हैं वो आपको काफी ज्यादा देखने को वहां पर मिल सकते हैं। नाउ द फर्स्ट वन इज mongooses, नेवला हम इसे बोलते हैं हिंदी में। यू कैन सी द पिक्चर ऑल्सो हेयर।
दे आर फास्ट, क्लेवर एंड फियरलेस। ये बहुत ही फास्ट होते हैं, बहुत ही क्लेवर होते हैं, बुद्धिमान होते हैं और फियरलेस, और ये डरते भी नहीं हैं। दे हंट इंसेक्ट, ये इंसेक्ट्स को हंट कर कर खाते हैं, बीटल्स को हंट करते हैं, एंड इवन किल पॉइजनस स्नेक्स, और ये स्नेक्स को भी मार देते हैं बाय डॉजिंग बाइट्स अंटिल द स्नेक गेट्स टायर्ड, देन अटैकिंग इट्स हेड, और उसके हेड को अटैक करते हैं, ऐसे करके जो है स्नेक को मार देते हैं। मंगूजेस लिव इन बरोज टू स्टे कूल, अब वो जो है बिल बना लेते हैं अपना रेत के अंदर, और उसमें रहते हैं ताकि उन्हें गर्मी ना लगे। नेक्स्ट इज स्नेक्स लाइक रेटल स्नेक्स, यू कैन सी द पिक्चर हेयर अगेन। द स्लाइदर आउट एट नाइट, दे स्लाइदर आउट एट नाइट टू हंट व्हेन इट्स कूलर एंड हाइड इन सैंड ड्यूरिंग द डे। अभी रात को बाहर निकलते हैं, और दिन में जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो ये भी अपने बिल में रहते हैं। द रेटल ऑन अ रेटल स्नेक्स टेल वार्न्स एनिमीज टू स्टे अवे। अब जो इनकी पूंछ होती है, वो उससे उसमें कुछ वाइब्रेशंस करते हैं, उसको हिला करके वो ऐसी आवाज निकालते हैं बहुत जोर से, ताकि कि जो भी लोग उसके पास आ रहे हैं या फिर कोई भी एनिमल है वो उससे दूर चला जाए, वो उसको एक टाइप की वार्निंग देते हैं। नेक्स्ट इज कैमल्स, कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट। इंपॉर्टेंट, यू शुड नो कि कैमल को शिप ऑफ द डेजर्ट बोला जाता है। कैमल्स कैन गो विदाउट वाटर फॉर डेज, जो कैमल्स हैं वो काफी दिन तक बिना पानी पिए रह सकते हैं। दे ड्रिंक ह्यूज अमाउंट्स अप टू 200 लीटर व्हेन वाटर इज अवेलेबल, लेकिन जब उन्हें पानी मिलता है तो वो बहुत ज्यादा पानी पीते हैं, लाइक 200 लीटर्स तक वो पानी पी सकते हैं। एंड स्टोर फैट इन देयर हम्प फॉर एनर्जी, और वो फैट को स्टोर करते हैं अपने हम्प में, ये जो आप ऊपर से देख सकते हैं इसको हम हम्प बोलते हैं, और इसमें वो फैट को स्टोर करते हैं एनर्जी के लिए, ना कि पानी को। ये एक मिथ है कि वो इसमें पानी स्टोर कर कर रखते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है, इवन वो फैट स्टोर करते हैं। देयर लॉन्ग लेग्स कीप द बॉडी अवे फ्रॉम हॉट सैंड। अब आप देखेंगे कि इनके जो लेग्स हैं वो काफी ज्यादा लॉन्ग होती है, जो कि उनको नीचे पड़ी हुई सैंड से उनकी बॉडी को दूर रखती है, जिससे कि उन्हें गर्मी नहीं लगती है। थिक स्किन प्रोटेक्ट्स देम, और उनकी जो स्किन है वो काफी ज्यादा थिक होती है, जो कि उन्हें प्रोटेक्ट करती है हीट से। पैडेड फीट डजंट सिंक इन द सैंड, और इनके जो फीट है वो पैडेड होते हैं, जिसकी वजह से वो जो रेत है उसके अंदर ज्यादा गहरे नहीं जाते हैं, और वो इजीली चल सकते हैं। एंड दे कैन क्लोज नोस्ट्रिल्स अगेंस्ट द सैंडस्टॉर्म, और जब सैंडस्टॉर्म्स आते हैं, फिर आंधी आती है, रेतीली आंधी आती है, उस टाइम पर ये अपने नोस्ट्रिल्स को भी क्लोज कर सकते हैं, ताकि जो रेत है वो इनकी बॉडी के अंदर ना जाए। नाउ कुछ और छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं, लाइक जर्बिल्स होते हैं। जर्बिल्स होते हैं जो डेजर्ट के रैट्स होते हैं, चूहे होते हैं थोड़े जंगली टाइप के, उनको हम जर्बिल्स बोलते हैं। स्टे अंडरग्राउंड इन कूल बरोज ड्यूरिंग द डे एंड कम आउट एट नाइट, ये भी रात को ही बाहर निकलते हैं, दिन में ये अपने बिल में रहते हैं, बिकॉज दिन में बहुत ज्यादा गर्मी होती है। डार्कलिंग बीटल्स, बीटल्स की फोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, इनको हम बीटल्स बोलते हैं। कलेक्ट ड्यू ड्रॉप्स दैट फॉर्म ऑन देयर बॉडीज, अब इनकी बॉडी पर रात को जो ठंड गिरती है वहां पर रेगिस्तान में, डेजर्ट में, उस ठंड की वजह से इनकी बॉडी पर छोटे छोटे ड्यू ड्रॉप्स, ओस की बूंदे जो है वो जमा हो जाती है, और उसी पानी को जो है ये लोग पीते हैं। मेनी एनिमल्स गेट ऑल देयर वाटर फ्रॉम द फूड दे ईट, और कुछ ऐसे बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि बिल्कुल भी पानी नहीं पीते हैं, फिर बहुत ही कम पानी पीते हैं, और वो पानी सिर्फ जो वो खाना खाते हैं उसमें से ही कंज्यूम करते हैं, और या फिर जो सीड्स प्लांट्स वो खाते हैं, या फिर प्रे जो करते हैं उसमें से वो कंज्यूम करते हैं। एंड नेवर ड्रिंक वाटर डायरेक्टली, और कभी भी वो डायरेक्टली पानी नहीं पीते हैं। नाउ द चैप्टर हाइलाइट्स दैट मोस्ट डेजर्ट एनिमल्स आर स्मॉल, अब हमने देखा इस चैप्टर में कि जो ज्यादातर डेजर्ट के एनिमल्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं, एक्टिव होते हैं रात को, एंड हैव क्लेवर वेज टू बीट हीट, कोल्ड एंड थर्स्ट, और उनके पास काफी ज्यादा क्लेवर वेज होते हैं, जो कि वो हीट को भी बीट कर देते हैं, कोल्ड को भी बीट कर देते हैं, और अपनी प्यास को भी वो बीट कर देते हैं। नेचर गिव्स एवरी क्रिएचर स्पेशल फीचर्स टू सर्वाइव इन इट्स हैबिटेट, और नेचर में हम यही चीजें देखते हैं कि हर क्रिएचर, कोई ज्यादा ठंड में रह रहा है, ज्यादा गर्मी में रह रहा है, उनको स्पेशल फीचर्स मिलते हैं ताकि वो उस जगह पर सर्वाइव कर सके। अब इससे हमें क्या थीम मिलती है, क्या मोरल मिलता है? एनिमल्स इन हार्श इन्वायरमेंट्स लाइक डेजर्ट्स शो अमेजिंग अडेप्टेशंस, हमने देखा कि कितनी अमेजिंग अडेप्टेशंस थी अलग अलग एनिमल्स की। सर्वाइवल डिपेंड्स ऑन क्लेवर चेंजेस इन बॉडी, और जो सर्वाइवल है वो जो चेंजेस है आपकी बॉडी में उस पर ही डिपेंड करता है, जिससे कि आप अपने सराउंडिंग में सूट कर पाते हैं अपने आप की बॉडी को। अब इस चैप्टर का भी कोई स्पेसिफिक ऑथर नहीं है, ये भी मेयर एक इन्फॉर्मेशन के लिए एनसीईआरटी की बुक में डाला गया है। Now comes the last chapter, the banyan tree.
इसके हम राइटर देख सकते हैं, रस्किन बॉन्ड है। आपको याद रखना है राइटर का नाम यहाँ पर। रस्किन बॉन्ड जो है वो चिल्ड्रंस ऑथर माने जाते हैं। वो मोस्टली चिल्ड्रन के ऊपर ही जो है बुक्स लिखते हैं, नॉवेल्स लिखते हैं अपनी, या फिर शॉर्ट स्टोरीज लिखते हैं। उन्हीं में से एक शॉर्ट स्टोरी ये है, द बनियन ट्री। दिस चैप्टर इज अ ब्यूटीफुल नेचर स्टोरी रिटन पार्शली फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ अ यंग बॉय एंड पार्शली डिस्क्राइबिंग एन एक्साइटिंग फाइट बिटवीन टू एनिमल्स। हम देखेंगे इसमें कि जो ये लड़का है ये बता रहा है, ये स्टोरी को नरेट कर रहा है, और ये देखता है दो एनिमल्स की फाइट होती है और कैसे कैसे वो होते हैं और कैसे ये उसे एंजॉय करता है। ऑल अंडर द शेड ऑफ अ ह्यूज ओल्ड बेनियन ट्री। चैप्टर का नाम इसलिए बेनियन ट्री है क्योंकि ये सारी जो चीजें हो रही हैं, ये सारे इंसिडेंट एक बेनियन ट्री के नीचे होते हैं, और ये लड़का जो है उस ट्री के ऊपर बैठा होता है। The narrator, a boy, loved spending time in the massive banyan tree in his grandfather's garden. उसके ग्रैंडफादर के गार्डन में ये बहुत बड़ा सा बनियन ट्री है, और इस लड़के को ये बहुत ही ज्यादा पसंद है। द ट्री वॉज enormous, वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है पेड़। इट्स ब्रांचेस स्प्रेड वाइड, और उसके जो ब्रांचेस है वो काफी ज्यादा फैली हुई हैं। एरियल रूट्स हंग डाउन लाइक रोप्स एंड इट प्रोवाइडेड कूल शेड। अब आप देख सकते हैं जैसे कि जो जड़ें हैं लटक रही हैं इस पेड़ की। ये काफी पुराना पेड़ है, इससे हमें पता लगता है, और काफी ज्यादा ये छाया भी प्रोवाइड करता है। द बॉय हैड बिल्ट अ स्मॉल प्लेटफॉर्म हाफ वे अप द ट्री। अब जो ये लड़का है इसने एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बना लिया है ट्री के ऊपर, हिडन बाय थिक लीव्स, जो कि थिक लीव से हिडन है। मतलब कि हम बोल सकते हैं एक टेम्परेरी सा ट्री हाउस इसने अपने आप के लिए बना लिया है। वेयर ही कुड सिट क्वाइटली फॉर आवर्स रीडिंग बुक्स और वॉचिंग वर्ल्ड बिलो विदाउट बीइंग सीन। जहां पर ये बैठता है और वहां पर जाकर ये बुक्स भी रीड करता है और सारी दुनिया को देखता है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने नजरिए से। वन वार्म आफ्टरनून, अब एक दिन क्या होता है, वाइल सिटिंग ऑन हिज प्लेटफॉर्म, ये बैठा हुआ पेड़ पर, यू कैन सी इट इन द पिक्चर, आपको अब समझ में आएगा। उसने अपनी बुक्स रखी हुई हैं और आराम से वो यहाँ पर बैठा हुआ, और वो पत्तों से अपने आप को छुपाए हुए बैठा है। अब यहाँ पर क्या होता है, द बॉय नोटिस मूवमेंट इन ग्रास बिलो, उसे कुछ मूवमेंट फील होती है ग्रास में नीचे। अब मंगूज इमर्ज फ्रॉम अ बरो, हमने अभी पीछे देखा था मंगूज क्या होते हैं, नेवले होते हैं, और ये सांप को मार देते हैं। और ऐसी ही स्टोरी अब हमारी नेक्स्ट आ जाती है कि वो देखता है कि एक नेवला आया हुआ है। अ स्मॉल फियरलेस एनिमल विद ब्राइट आईज, सून अ कोबरा, अब कोबरा स्नेक आता है। स्लिदर्ड आउट फ्रॉम द बुशेस, अब वो भी झाड़ियों में से निकल कर आता है स्नेक। इट्स हुड स्प्रेड वाइड रेडी टू फाइट, अब जो कोबरा है वो अपना हुड जो है वो स्प्रेड कर लेता है ऐसे करके कुछ। इसका मतलब ये होता है कि जो कोबरा है वो फाइट करने के लिए रेडी है। अ फियर्स बैटल बिगेन राइट अंडर द banyan ट्री, अब उन दोनों की जो है लड़ाई शुरू हो जाती है। यू कैन सी इट इन द पिक्चर हेयर। द बॉय वॉच्ड ब्रेथलेसली एज द टू एनिमीज सर्कल्ड ईच अदर, अब जो दोनों एनिमीज हैं वो एक दूसरे से लड़ते हैं, एक दूसरे को सर्कल कर लेते हैं। द कोबरा रेज्ड इट्स हुड एंड स्ट्रक सेवरल टाइम्स, अब जो कोबरा है वो अपना हुड ऊपर उठा लेता है, अपना फन खोल लेता है, और वो कई बार जो है अटैक करता है नेवले पर। लेकिन जो मंगूज है, जो नेवला है, वो काफी ज्यादा क्विक है और वो एक भी अटैक अपने ऊपर होने नहीं देता है। देन द मंगूज अटैक, अब जो है मंगूज अटैक करता है, नेवला अटैक करता है, बाइटिंग द स्नेक्स हुड, और वो अपने जो स्नेक है उसके हुड को बाइट कर लेता है एंड पिनिंग इट डाउन, और उसे नीचे गिरा देता है। जस्ट एज द मंगूज सीम टू विन, अब जैसे लग ही रहा था कि जो मंगूज है वो जीतने वाला है, अ सेकंड कोबरा अपीयर्ड, अब एक और सांप आ जाता है, सेकंड कोबरा वहां पर आ जाता है। बट बिफोर इट कुड हेल्प, अ मैना बर्ड एंड अ जंगल क्रो फ्लू डाउन, लेकिन जैसे ही वो दूसरा कोबरा उसकी हेल्प करने वाला था, एकदम से एक मैना बर्ड, आपको याद रखने हैं इनके नेम, मैना बर्ड और जंगल क्रो वहां पर आते हैं, उड़कर नीचे जाते हैं। वो ट्राइंग टू अटैक द कोबरा फ्रॉम द अबोव, अब वो दोनों भी जो है उस मंगूज की हेल्प कर रहे हैं और उस कोबरा को वो अटैक करना शुरू करते हैं। द क्रो गोट टू क्लोज, अब जो क्रो है वो काफी ज्यादा पास चला जाता है उस कोबरा के, एंड वॉज बिटन बाय द कोबरा, कि जो कोबरा है वो उस क्रो को तो काट लेता है। इट फेल डेड इंस्टेंटली, और वो जो क्रो है वो उसी टाइम वहां पर गिरकर मर जाता है। द मैना बर्ड क्विकली फ्लू अवे सेफली, लेकिन जो मैना है वो ये सब देखकर सेफली जो है दूर उड़ जाती है। यू कैन सी दिस थिंग इन दिस पिक्चर, कि जो क्रो आप देख सकते हैं यहाँ पर वो मर गया है, और जो मैना है वो उड़कर दूर चली जाती है, और यहाँ पर जो नेवला और सांप है उनकी लड़ाई चल रही है, और वहां पर वो बच्चा बैठकर ये सब कुछ देख रहा है। आप पिक्चर्स देखते हैं तो चीजें आपके माइंड में काफी लॉन्ग टर्म तक रहती हैं। द मंगूज अनडिस्ट्रैक्टेड कंटिन्यूड द फाइट, जो अब मंगूज है, जो नेवला है, वो डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ इन सब चीजों से, और वो अपनी फाइट को कंटिन्यू करता है विद अ फाइनल क्लेवर मूव। अब वो फाइनल एक मूव अपना जो है दिखाता है उस सांप को। इट जम्प्ड बिट द कोबरा, वो जंप कर कर कोबरा को बाइट कर लेता है उसके हुड पर पीछे से, एंड क्रश्ड इट्स हेड, और उसके हेड को वो कंप्लीटली खत्म कर देता है। द स्नेक डाइड, अब जो स्नेक है वो मर जाता है, एंड द विक्टोरियस मंगूज ड्रैग द बॉडी अवे एंड डिसअपियर्ड इनटू द बुशेस, और वो उसकी बॉडी को लेकर, जो नेवला है सांप की बॉडी को लेकर वहां से चला जाता है बुशेस में, झाड़ियों में।
द बॉय वॉज थ्रिल्ड बाय द ड्रामेटिक फाइट। अब जो बॉय बैठकर देख रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, वो काफी ज्यादा थ्रिलिंग फील करता है इस फाइट को देखकर। ही हैड वॉच द एंटायर बैटल लाइक अ स्पेक्टेटर इन द हिडन सीट। अब उसने ऐसे देखा है जैसे कि हम कोई गेम देखते हैं, बिल्कुल ध्यान से एक सीट में बैठकर। द बनियन ट्री हैड गिवन हिम द परफेक्ट व्यू ऑफ नेचर्स फियर सर्वाइवल स्ट्रगल। जो बनियन ट्री है, उससे उसे क्या देखने को मिला है कि उसने एक परफेक्ट व्यू देखा है कि कैसे नेचर में सर्वाइवल के लिए जो एनिमल्स हैं वो फाइट करते हैं। लेटर द बॉय थॉट अबाउट हाउ द ओल्ड ट्री वाज होम टू मेनी क्रिएचर्स। फिर वो लड़का सोचने लगता है कि कैसे जो ये ट्री है ये कितना पुराना है, ये कितने ही एनिमल्स का घर बना होगा। लाइक इस पर स्क्वेरल्स भी रहते हैं, स्नेल्स हैं, बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, एंड नाउ इट्स डेडली फाइट, दिस डेडली फाइट की ये जो ट्री है ये गवाह है इस डेडली फाइट के लिए भी। और उसने कितना कुछ आज तक देखा होगा बिकॉज ये पेड़ बहुत ज्यादा पुराना है। तो वो जो लड़का वो ये सब कुछ सोचने लगता है। द ट्री स्टूड क्वाइटली शेल्टरिंग लाइफ एंड विटनेसिंग एवरीथिंग। और ये हमेशा सब कुछ विटनेस करता है, सारी चीजें देखता रहता है। अब हमें क्या मोरल मिलता है इस स्टोरी से? नेचर इज फुल ऑफ ब्यूटी एंड स्ट्रगल। हमें पता चलता है कि जो नेचर है वो ब्यूटी और स्ट्रगल दोनों ही चीजों से भरा हुआ है। एनिमल्स फाइट ब्रेवली फॉर सर्वाइवल। जो एनिमल्स है वो बहुत ही ब्रेवली सर्वाइवल के लिए फाइट करते हैं। एंड इवन स्मॉल क्रिएचर्स कैन डिफीट बिगर। कि जो छोटे छोटे क्रिएचर्स होते हैं वो भी कई बार बड़े जो एनिमल्स होते हैं उनको हरा देते हैं। मोर डेंजरस वंस विद करेज एंड क्लेवरनेस। जस्ट बिकॉज क्योंकि वो बहुत ज्यादा करेजियस होते हैं और क्लेवर होते हैं। लाइक हमने देखा कि मंगूस जो है वो छोटा सा होता है लेकिन फिर भी उसने इतने बड़े सांप को हरा दिया। द बेनियन ट्री सिंबलाइजेज अ पीसफुल ऑब्जर्वर ऑफ लाइफ ड्रामा। नाउ इसके जो ऑथर है रस्किन बॉन्ड, हमने शुरू में भी देख लिया था, हमें नाम याद रखना है। दिस इज अ सेमी ऑटोबायोग्राफिकल स्टोरी बाय द फेमस इंडियन ऑथर रस्किन बॉन्ड, नोन फॉर हिज सिंपल विविड डिस्क्रिप्शंस ऑफ नेचर एंड चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस इन द हिल्स। तो ये मोस्टली हिल्स के बारे में लिखते हैं। ये खुद भी देहरादून में रहते हैं, हिल्स में रहते हैं। और इनकी काफी अमेजिंग आपको स्टोरीज देखने को मिलेंगी। आप चाहें तो और भी इनके पढ़ सकते हैं। ये बहुत ही एक अच्छे राइटर माने जाते हैं फॉर चिल्ड्रन। So here we come to the end of our today's class as well as our book Honeysuckle. यहाँ पर हमारी ये बुक खत्म हो जाती है। नेक्स्ट हम हमारी नेक्स्ट बुक को स्टार्ट करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग।